कैसा रहा आज का मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? सो आई थिंक बहुत सारी न्यूज है आज, बट एक पॉइंट पे आज बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका, स्पेसिफिकली डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका आज जब फाइनेंस बिल पास हुआ है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, तो उन अमेंडमेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा और उसका इंपैक्ट ये जो कंपनीज है जो लिस्टेड एएमसी बिजनेसेस है, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हुआ, यूटीआई एएमसी हुआ, या फिर निप्पॉन हुआ, या फिर आदित्य बिरला कैपिटल हुआ, या फिर इवन बजाज फिनसर्व पे भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। बिकॉज बजाज फिनसर्व की भी एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी जल्द ही आने वाली है, अपने स्कीम्स को लाने वाले, फाइनल अप्रूवल्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह सारे उनको मिल चुके हैं। सो क्या ऐसा चेंज हो गया कि जो ये स्टॉक्स आज 4 से 6% तक नीचे गए, फिर वो एचडीएफसी एएमसी हो या फिर आदित्य बिरला कैपिटल हो या फिर यूटीआई एएमसी हो। तो आई थिंक ये जो आज का फॉल है मेजरली हुआ है इसलिए क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स पे जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो अब निकाल दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। जो भी लोग डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन होती है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है, जैसे कि रियल एस्टेट में आप लोगों को पता होगा कि रियल एस्टेट में भी वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, वैसा ही बट ऑन 3 ईयर होराइजन डेट म्यूचुअल फंड्स पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 7% का कैपिटल गेन्स हो रहा है एवरी ईयर ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स फॉर 3 years, मतलब अराउंड 21% ऑन अप्रोक्सीमेटली, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सो 21% का आपका गेन हो गया 3 साल में, और 3 साल के बाद होल्डिंग के बाद अगर आप उस फंड को बेचते हो और उन 3 सालों में एवरी ईयर अगर इन्फ्लेशन 5% बढ़ जाता है तो यानी वो 555 का 15% का जो इंडेक्सेशन है वो बेनिफिट उस इन्वेस्टर को मिल जाएगा। मतलब 21% में से 15% चले गए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही वहां पे बढ़ जाएगी। सो बचे हुए 6% पे आपको 20% टैक्स देना होता था। इफेक्टिवली यू पेड 1.2% ऑन दी टोटल गेन ऑफ 21%। बट अब जो है, अब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया गया है। सो अगर 21% आपका कैपिटल गेन्स होता है तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स विल बी एडेड टू योर नॉर्मल इनकम। सो मार्जिनल टैक्स रेट जो है, यानी कि आप जिस टैक्स ब्रैकेट में हो उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा जोल्ट रहेगा फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आज कितना भी बोल लो आप, डेट म्यूचुअल फंड्स में, डेट एसेट क्लास में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है। दो शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लिक्विड फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड्स, तो उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पे जो पैसा आता है वो तो वैसे भी टैक्सेशन उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से होता है। तो अपने इफेक्टिव टैक्स स्लैब के हिसाब से पीपल पे और कंपनीज पे एज पर देयर टैक्सेशन। सो अब ये एक बहुत बड़ा जो है अल्टीमेटली इंपैक्ट होगा। ये क्यों किया गया, ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत बड़ा एडवांटेज था टैक्सेशन का। आई अंडरस्टैंड नाउ एडवोकेट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट विल से दैट कि यार रिस्क भी तो ले रहे हैं हम, सो दैट्स व्हाई मतलब वहां पे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। प्लस इंसेंटिव क्यों दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन। सो आई थिंक ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की आज सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज अब यहां आई अंडरस्टैंड कि बैंक को बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा था, तो डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो एक सपोर्ट बैंक को चाहिए था, गवर्नमेंट से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका हम डिबेट कर सकते हैं इस पे। बट अल्टीमेटली जो क्रेडिट ग्रोथ लाई जाती है वो बैंक्स ही लाते हैं। सो उसमें गलतियां भी होती है उनसे, नो डाउट, बट अल्टीमेटली जो मेजर सपोर्ट चाहिए कैपेक्स के लिए वो बैंक के लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं। सो इसीलिए इस बार शायद ऐसा लग रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकिंग इंडस्ट्री की ये जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया है। वैसे देखा जाएगा तो एक मतलब ये फ्लिप फ्लॉप्स जो है ना, ये सपोर्ट नहीं करेंगे हमारी इंडस्ट्री को। आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प ओवरऑल इकोनॉमी ऑल्सो।
आप एक जगह पे बोलते हो कि कॉर्पोरेट्स शुड गो टू कैपिटल मार्केट्स एंड दे शुड रेज मनी। सो एक तौर पे आप ये बोल रहे हो कि भाई आप जाके मार्केट से पैसा उठाओ, लॉन्ग टर्म के लिए भी उठाओ, और दूसरी तरफ जो इंस्ट्रूमेंट्स उन जो इन्वेस्टमेंट या एसेट मैनेजर्स उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वहां पे अगर वो इंसेंटिव ही नहीं रहेगा तो ये लोग कहां से कैपिटल रेज करके क्या बोल के उसको लाएंगे? जस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हम आपके पैसे मैनेज करेंगे विदाउट इंसेंटिव। सो मुझे लगता है कि इतना बड़ा अभी तक अपना मार्केट हुआ नहीं है और इतने बड़े एडवांटेजेस लोगों को ना समझ में आए रिगार्डिंग डेट म्यूचुअल फंड्स। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट शुड कंसिडर अगेन कि ये करना चाहिए क्या। हो सकता है आप थोड़ा सा इंडेक्सेशन के बाद 30% टैक्स बोलो या 25% टैक्स बोलो, बट आप फ्लैट गेन्स पे मार्जिनल टैक्स रेट यानी कि हाईएस्ट टैक्स मतलब टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से अगर आप टैक्स करोगे तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। सो अगर कैपिटल मार्केट्स किसी भी इकोनॉमी में का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपके कैपिटल मार्केट्स कितने डेवलप हुए हैं। एंड कैपिटल मार्केट्स आर नॉट ओनली अबाउट इक्विटी मार्केट्स, इट्स ऑल अबाउट डेट मार्केट्स ऑल्सो। सो दोनों का कॉम्पिटिशन होता है कैपिटल मार्केट। सो ये जो चीज़ है ये एक अच्छी नहीं रही है आज, एंड दैट्स वाई इंडस्ट्री से रिएक्शंस भी काफ़ी शार्प इसमें आ रहे हैं। लेट्स होप दैट। और ये अमेंडमेंट जो है वो जिस दिन बिल आया था उस दिन का नहीं, ये अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने अमेंडमेंट लाया है। सो आई थिंक दैट वाज नॉट गुड। बाकी वो जो एसटीटी लाया है ऑप्शंस पे एंड ऑल दोस थिंग, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। रीजन बिहाइंड बिकॉज जो डेटा सेबी ने डिक्लेयर किया था 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर एक्चुअली लूजिंग मनी। तो भाई रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज अच्छी हुई। अगर ये देख के उनको और लगता है कि यार आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो टू डीमोटिवेट हम बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे ये चीज गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है। अब ये जो रूल आया है रिगार्डिंग डेट टैक्सेशन का, तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि 35% से ज्यादा अगर आपके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में पैसे होते हैं तो देन आई थिंक इट विल बी मतलब वो डेट इसका हिसाब से मतलब मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा। बट वही एक नया एक एंगल आया है, तो अब ये बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं कि जिसमें इक्विटी का पोर्शन जो है, आर्बिट्राज का जो पोर्शन है वो मैनेज करके अल्टीमेटली उन फंड्स को इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो मिडिल एक फंड बना है, इंडेक्सेशन किसको मिलेगा कि जो इक्विटी का भी एक एडवांटेज वहां पे लेगा, इक्विटी के भी एलोकेशन रखेगा 35% से ज्यादा के, तो वहां वो टैक्सेशन मिल सकता है। सो एक कैटेगरी है 65% मिनिमम होना चाहिए इक्विटी में, उसको टैक्स लगेगा इक्विटी का। एक कैटेगरी है 35 to 65% अगर इक्विटी का एलोकेशन होता है तो वो इंडेक्सेशन बेनिफिट, पुराना जो डेट का इंडेक्सेशन है वो कंटिन्यू होगा। और अगर लेस देन 35% इक्विटी एलोकेशन किसी भी फंड में होता है, सो देन जो टैक्सेशन रहेगा वो नॉर्मल मार्जिनल टैक्स रेट से रहेगा। सो बहुत सारे नए फंड्स, नए टाइप के फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स यहां लॉन्च हो सकते हैं। इसका एडवांटेज वो डेट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, बट risk associated with such kind of investment options will also be on a higher side। ये भी इन्वेस्टर्स को यहां पे समझना होगा। आई अंडरस्टैंड इस पे मैं बहुत ज्यादा बात आज कर रहा हूं, बट आई थिंक दिस इज अ बिग न्यूज फॉर द इंडस्ट्री, दिस इज अ बिग न्यूज फॉर ओवरऑल मार्केट्स ऑल्सो। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो सकता है कि ज्यादा फ्लो जो है वो इक्विटी की तरफ यहां से आ सकता है। मार्केट ने वैसा आज लिया नहीं उसको, बट लॉजिक यही बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस विल कम आउट विथ हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जो 35 to 65% की इक्विटी एलोकेशन के लिए डेट टैक्सेशन मतलब पुराने डेट टैक्सेशन के लिए लॉन्च हो सकते हैं। सो लेट्स सी। नेक्स्ट न्यूज आज हम बात करने वाले हैं वो है केपीआईटी टेक के बारे में। इन लास्ट 3 मंथ्स केपीआईटी टेक ये जो कंपनी है 41% से बढ़ी है। कितना? 41% के रिटर्न्स इन लास्ट 3 मंथ्स। विजा विज इंडेक्स की बात करोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ रिटर्न्स यहां पे इंडेक्स ने दिए हुए हैं।
सो ये ऐसा क्या है, मतलब दिस इज वन कंपनी की दे आर मेकिंग दीज फीचर्ड व्हीकल्स इनटू स्मार्ट व्हीकल्स. सो वो उसके लिए फोकस्ड ये कंपनी है. सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे उनके लिए ऑटोमेशन वगैरह सॉफ्टवेयर्स राइट करना ये इनका काम है. ऐसी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं होगी दुनिया में जिनके साथ KPIT टेक अभी काम नहीं कर रहा है. सो देयर वाज अ डिबेट विच वाज गोइंग ऑन. आई हैव हर्ड अबाउट दैट कि ऐसा क्या है KPIT टेक जो दूसरी कंपनीज नहीं कर सकती. एग्जाम्पल इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो, आप नाम लो, और वो ऐसा क्या है कि जो KPIT टेक कर रहा है और वो नहीं कर रहा है. तो एक बात सिंपल समझनी होगी हमें, ये जो कंपनी है कंप्लीटली फोकस्ड है एक ही बिजनेस पे, ऑटोमोबाइल बिजनेस पे. अब आप ये समझ लो कि ये जिस बिजनेस पे फोकस्ड है उनके CEO की जो कंपटीशन है वो ये जो बड़ी डाइवर्सिफाइड IT कंपनी है उसका एक पार्ट हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसका जो हेड है उसके साथ वो CEO कंपीट कर रहा है. मतलब एक कंपनी का CEO वर्सेस एक यूनिट का हेड. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो डेडिकेशन और फोकस इस CEO का होगा कंपेयर टू दैट हेड, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. And that's why almost all automotive companies are working with KPIT Tech. And this industry is going to be a big industry over the coming next 10 years, 20 years. And that's why ये एक small cap company है जो definitely एक capacity रखती है to become a large cap focused company on this particular sector. So इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आपकी रडार पे होनी चाहिए. एक स्मॉल कैप कंपनी है. दिस इज नॉट एन एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार. अब नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है LIC ऑफ इंडिया. ऑल टाइम लो लेवल पे, मतलब वैसे देखा जाएगा तो 52 वीक लो भी हम बोल सकते हैं. अभी तो आया है, मतलब एक साल के पहले ही तो IPO आया है. सो उस एंगल से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है. रीजन कंपनी के जो प्रीमियम्स है जो फरवरी मंथ्स में डिक्लेयर हुए हैं कलेक्शन, सो दोज आर डाउन बाय 32% ईयर ऑन ईयर. सो सिंगल प्रीमियम कलेक्शन कम हुआ है एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट. प्लस जो एक एग्रेसिवनेस प्राइवेट प्लेयर्स ने दिखाया है, आपको पता है ना बजट में बोला है कि 5 लाख के ऊपर की अगर पॉलिसी आप करते हो तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स निकाले गए हैं. सो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का वो अलग था. और सेल कैसे किया जा रहा है देख लो, आपको बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, अभी कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज कॉल्ड क्लासिक केस ऑफ मार्केटिंग. सो आई थिंक विच इज राइट रॉन्ग यू पीपल डिसाइड, बट आई ऑलवेज से दैट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न्स लाना और इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क मैनेज करना. ये दोनों चीजों को अगर आप मिक्स कर दोगे सो ना आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे ना आपकी प्रॉपरली रिस्क मैनेज हो पाएगी. सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स शुड बी डिफरेंट और उसी तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए. सो बट ये जो कल्चर है हमारे इंडिया में इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट समझना, ये थॉट प्रोसेस चेंज करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई इट कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम. एंड इसीलिए वैसे देखा जाएगा तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ तो कितना जबरदस्त पेनिट्रेशन का अपॉर्चुनिटी है, बट आई थिंक वहां पे मेहनत भी बहुत ज्यादा है. सो लेट्स सी, आई हैव सीन सो मेनी बिग पीपल, बिग इन्फ्लुएंसर्स supporting or selling such kind of products to retail investors. I think we need to understand. I think the worst part is कि unfortunately insurance products जो investment की तरह बेचे जाते they do not come under SEBI's overall regulatory. So that's a bad luck for us. I hope that कि कभी ना कभी शायद SEBI will start regulating them also. So कैसा लगा आज का एपिसोड है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए एंड हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो इफ यू नीड एनी हेल्प इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो वो उसके लिए भी आप फेस टू फेस सेशंस बुक कर सकते हो. हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिए. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन investindia.in. तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.